अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच डायलॉग प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता है। और आज हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में इतनी सप्रेशन क्यों है, और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारे बलूचिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है वो इतना डिफरेंट क्यों है बाकी सूबों की निस्बत। तो इस बारे से हम बात करेंगे। ये क्यों मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बेसिकली इसलिए कि जो वाक़या हुआ है अस्मा बीबी जतक वाला खुजदार, वहां पर जब ये सारी एक डिस्कशन चल रही थी, ये सारा मामला अनफोल्ड होते जा रहा था, और जिस किस्म के वाकयात गुज़िश्ता 5 दिनों में हमने इस बड़े वाक़ये के साथ जुड़े हुए देखे, तो मेरे जहन में आया कि क्योंकि बार बार एक सरदार का नाम लिया जा रहा है, उसकी ताकत का नाम लिया जा रहा है, सरदार नहीं बल्कि नवाब साहब, उनकी ताकत का नाम बार बार आ रहा है, जिक्र हो रहा है। और फिर लोग ये भी बात कर रहे थे कि ये सारा सिस्टम बहुत सप्रेसिव है। और हमने शुरू से देखा है कि ये सिस्टम वाकई सप्रेसिव रहा है। तो मैंने सोचा कि आज इस पे बात करते हैं, क्योंकि आज एक मोटिवेशन मुझे समी बलोच के बयान से भी मिली। उन्होंने भी इस सिस्टम के हवाले से बात की है। तो मैंने कुछ दोस्तों से भी बात की, कुछ रिसर्च की मैंने, और कुछ हालात वाक़यात मुझे शुरू से हिस्टोरिकल फैक्ट्स पता थे। तो मैंने सोचा कि आज इस चीज़ के ऊपर वीडियो करते हैं, और आज देखेंगे कि बलूचिस्तान में इतनी सप्रेशन काहे की, क्यों है, ठीक है। और जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है बलूचिस्तान की, उसको देखेंगे इस तनाज़ुर में कि जो करंट एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में बलूचिस्तान का, वो क्या है। तो मेरे ख्याल में बात का आगाज़ इस बात से करते हैं कि बलूचिस्तान, हम सबको पता है कि यहाँ पर ये ट्राइबल सोसाइटी है, फ्यूडल सोसाइटी भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इट्स अ ट्राइबल सोसाइटी, जहाँ पर बलोचों के अंदर अ, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो बड़े और रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं उसकी तादाद 60 से 70 के करीब है। अब लेकिन इसके नीचे बहुत सारे क्लैन्स हैं और सब क्लैन्स हैं, और इनकी तादाद भी मोहतात अंदाजे के मुताबिक 200 से ज़्यादा बताई जाती है। कंफर्म फिगर कहीं पर भी शायद ना हो। एक लिस्ट मैं देख रहा था क्लैन्स और सब क्लैन्स की बलूचिस्तान के अंदर, वो तकरीबन 900 के करीब उसके अंदर क्लैन्स और सब क्लैन्स मौजूद थे उसके अंदर, उनके नाम भी मौजूद थे। बहरहाल उस लिस्ट की ऑथेंटिकेशन क्या है, उसके हवाले से आई थिंक ये बहस की जा सकती है, लेकिन किसी और वक्त करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े क्लैन्स हैं उसमें सबसे बड़ा जो क्लैन और पावरफुल क्लैन समझा जाता है वो रिंद क्लैन है। फिर इसी तरीके से अगर हम लश्करी क्लैंस की बात करें, उसके अंदर मरी ट्राइब है, जैसे वो बहुत बड़ा ट्राइब है, बुगटी ट्राइब है। फिर इसी तरीके से और जो इन्फ्लुएंशियल ट्राइब्स हैं उसके अंदर आप मेंगल, जमाली, खोसा, बलोचानी, लश्करानी और लाशारी। और फिर इसी तरीके से कुछ अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ की बात करें बलूचिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर पश्तून जो ट्राइब्स हैं वो आबाद है, तो उनके अपने क्लैन है, लेकिन उनका सिस्टम बलोचों के जो ट्राइबल सिस्टम उससे बहुत डिफरेंट है। काकड़ हैं, जैसे तरीन है, फिर इसी तरीके से अचकजई है, गिलजई है, फिर दोस्तानी, इस तरह के जो ट्राइब्स हैं वो इस तरफ रहते हैं। सॉरी, दोस्तानी नहीं, दोतानी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो एक वहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर है। फिर इसी तरीके से बरोही भी ट्राइब है बहुत सारे, लेकिन बरोही और बलोची के दरमियान कोई फ़र्क ऐसा सच नहीं है। ये सिर्फ डिवीज़न क्रिएट की गई है ज़बान की बेस पर, लेकिन एथनिकली ये एक ही कौम है। और इसके अंदर जैसे मेंगल आ जाते हैं, सासोली आ जाते हैं, ज़हरी आ जाते हैं, और बंगुलज़ई आ जाते हैं, शाहवानी आ जाते हैं। ये मेन बड़ी ट्राइब्स हैं, लेकिन इसके नीचे फिर अपने-अपने क्लैन्स भी हैं। ज़हरी के नीचे जैसे इनका जो क्लैन है, मेरे ज़हन से भी नाम निकल रहा है, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का। वो एक क्लैन है बहुत बड़ा।
फिर इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं बड़े-बड़े वो मौजूद हैं बलूचों के के अगर फर्दर डिवीज़न की जाए। लेकिन क्लैन्स तो बेतहाशा है, ट्राइब्स के अलावा क्लैन्स और फिर उनके सब क्लैन्स वो बहुत ज़्यादा हैं। अब ये किस तरह से गवर्न होते रहे हैं पास्ट में, हिस्टोरिकली बहुत अगर एक हम अ, इसको डीपली स्टडी करें तो इनका जो एक इन्फ्लुएंशियल और एक यूनिफाइंग फिगर हुआ करता था, अभी भी है। लेकिन अब उस तरीके से उनकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इतनी नहीं है, उनकी जो पावर है वो डेलीगेट हो गई है, डिवाइड हो गई है, उसपे भी बात करेंगे कैसे हुई। तो उनको कहा जाता था खान ऑफ कल्लात। ये 1870 से पहले-पहले इनका बहुत ज़्यादा जो सिस्टम था वहाँ का जो ट्राइबल उसके अंदर इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी। अभी भी है, डेफ़िनेटली है, लेकिन अब तो बहुत सेरेमोनियल किस्म की इनकी जो पहचान वो रह गई है। तो आपको पता है कि पहले पूरा एक जो रीजन था उसके अंदर सिंध भी इवन के कराची भी इसका पार्ट था खान ऑफ कल्लात की जो एक सल्तनत थी उसके अंदर। और बाकी दूर-दूर के जो एरियाज़ हैं वो भी मतलब है कि अगर हम बात करें ईरान वाली साइड पे भी और बलूचिस्तान वाली सॉरी अफगानिस्तान में जो बलूचिस्तान का जो बलोच लोगों का जो एरिया है वहाँ पर, तो वहाँ पे भी इनकी गवर्नेंस उस तरीके से होती थी। उनका एक क्लाउड था पॉलिटिकल और इसी तरीके से उनकी एक इज़्ज़त थी और इन्फ्लुएंस था। अब ये जो खालिफ कलात थे, बाकी तमाम ट्राइबल जो सिस्टम है उसके ऊपर इनको एक गवर्निंग सुपर गवर्निंग बॉडी या प्रीमियर गवर्निंग बॉडी कह सकते हैं। लेकिन ये 1870 से पहले की मैं बात बता रहा हूँ। फिर इससे इसके नीचे हर ट्राइब का अपना एक लीडर होता था और इसको सरदार कहते थे और अभी भी कहते हैं। और फिर इसके नीचे तुमनदार होते हैं। मतलब है कि एक जैसे रिंद बड़ा ट्राइब है उसके नीचे फिर बाकी जो सब ट्राइब्स हैं या क्लैन्स और सब क्लैन्स हैं उनके अपने-अपने तुमनदार होते थे। वो अपने-अपने क्लैन्स के जो बड़े होते थे उनके। अब इस तरीके से ये सारी हायरार्की काम करती थी और लेकिन फिर इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग फिगर भी है, इस पूरी हायरार्की के अंदर, वो है नवाब। अब नवाब इन हायरार्की के दरमियान एक बड़ा फिगर और उस वक़्त बड़ा प्रेस्टिजियस फिगर कंसीडर किया जाता है। लेकिन नवाब जो है ये मेनली इन्फ्लुएंस्ड हायरार्की जो इंट्रोड्यूस कराई गई थी ब्रिटिश दौर में जो कि हम बात करते हैं 1870 के बाद की जब क्योंकि दरमियान में एक ऐसा फेज़ आता है जब जो पॉलिटिकल फिगर जिसकी मैंने बात की खान ऑफ कलात जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, उनकी जो पावर्स हैं उसको उस तरीके से वैसी ना रही, उनको कट डाउन किया गया, उसको डिफ्यूज़ किया गया। उसका गवर्नेंस के अंदर जो रोल था उसको डिफ्यूज़ किया गया। और इस हवाले से जो एक इम्पोर्टेंट ब्रिटिश का नाम ज़हन में आता है, लोग उसको सर कहते हैं, लेकिन मैं किसी भी कॉलोनियल जो हमारे आका थे, उनमें से किसी को भी आज सर नहीं कहता हूँ, तो सर कहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो किया है इस रीजन में, इस खित्ते में, वो तो तबाही फेरी है, जब आज तक भुगत रहे हैं। तो उनका नाम था रॉबर्ट ग्रूव्स सेंडेमन। सेंडेमन का नाम बहुत मशहूर है, अगर आप जाएँ बलूचिस्तान के अंदर। कहानियाँ भी मशहूर है कि कैसे उसको वो उसकी हलाकत हुई या उसको किसी मक्खी ने काट लिया, इस तरह की वो सब चीज़ें हैं। अब कितनी सदाकत है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग यही कहते हैं। तो बहरहाल 1870 के अंदर संडेमन साहब ने जिनको बॉब ग्रूव्स सेंडेमन भी कह सकते हैं या सेंडेमन खाली कह सकते हैं, उन्होंने एक सिस्टम मुतारिफ कराया ब्रिटिश अपने ब्रिटिश राज के क्योंकि ये इस एरिया में एडमिनिस्ट्रेटर बन के आए थे ब्रिटिश की तरफ से और वो सिस्टम कहलाता है अ, बलूचिस्तान एजेंसी 1877। ये बेसिकली सिस्टम क्या था कि इन्होंने नवाबियत को इंट्रोड्यूस कराया बेसिकली और जो नवाब एक पता है ना कि सिर्फ टाइटल बलूचिस्तान के अंदर नहीं है, ये पूरे इंडिया और पूरे इस खित्ते के अंदर नवाब प्रिंसली स्टेट्स अगरचे यहाँ पर ऐसा प्रिंसली स्टेट्स नहीं थी लेकिन फिर भी इन्होंने ये सिस्टम इस तरीके से इंटीग्रेट किया बलूचिस्तान के ट्राइबल सिस्टम के अंदर के
जो बड़े सरदार हैं, उनके अमंग कोई एक बंदा अ, वो कम्पीट करता है और उसको नवाब का टाइटल तब मिलता है। और फिर उसकी प्रॉपर एक तरीक़ाकार है कि उसकी कैसे ऑथेंटिकेशन होती है, मुख्तलिफ लोगों से उसका उस हवाले से एक राय ली जाती है और उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी बेस पर ये फैसला होता है। तो बहरहाल नवाब का टाइटल इस तरीके से इस पूरे सिस्टम इस हायरार्की के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया। जो सिस्टम जिसे हम कहते हैं बलूचिस्तान एजेंसी, इसका मकसद ये था कि खान ऑफ कलात की पावर को फेज़ आउट किया जाए और ब्रिटिश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस वक़्त तो जो ये ब्रिटिश की जो बलूचिस्तान एजेंसी 1877 आया था, उस वक़्त इसका मकसद ये था कि इनडायरेक्टली जो कंट्रोल है वो लिया जाए ब्रिटिश एम्पायर के पास। तो जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया उसमें नवाब्स के साथ और सरदारों के साथ डायरेक्टली ब्रिटिश राज, जो ब्रिटिश यहाँ पर हुकूमत करते थे, ब्रिटिश एम्पायर के जो और फिर वो जो क्वीन विक्टोरिया की जो एक हल्फ और वफादारी और इस तरीके से जो रिपोर्टिंग थी, वो सारा सिस्टम इस तरीके से काम करता था। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली सरदारों के साथ और नवाबों के साथ कम्युनिकेट करती थी, क्योंकि उनको पता था कि नवाबों और सरदारों के साथ डील करना आसान है बजाय इसके कि आप पब्लिक के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अभी भी है लेकिन उस वक्त और भी बड़ा था और लोग बहुत दूर दूर के इलाकों में रहते थे। ट्राइब्स बहुत स्कैटर्ड है, अभी भी बहुत स्पार्स्ड कम्युनिटी है, तो इनको डायरेक्टली कंट्रोल करना उनके बस में शायद उस वक्त नहीं था, इतनी पावर या फोर्स भी नहीं थी उनके पास, तो सरदारों के साथ डील करते थे। और उसका ये भी एक था कि सरदारों से डील करने का उनको थोड़ा-सा एम्पावर खुद से करने का ये भी मकसद था कि जो खान ऑफ कलात की जो पावर है उसको कर्टेल किया जाए और उनकी जो एक इन्फ्लुएंस था उसको कम किया जाए। बहरहाल ये सारा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया और नवाबों और सरदारों को एम्पावर किया गया और फिर उसके बाद तकरीबन 10 साल के बाद आप कह सकते हैं प्रॉपर चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंस, जिसे हम कहते हैं कि जैसे फाटा में हुआ करता था। तो चीफ कमिश्नर ऑफ द प्रोविंस बलूचिस्तान, उसका सिस्टम बाकायदा तौर पे इंट्रोड्यूस कराया गया और पावर जो है वो कमिश्नर्स के हाथ में दे दी गई। कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती थी। ये 1887 में ये पहला कमिश्नर अपॉइंट हुआ और वो फिर डायरेक्टली रिपोर्ट करता था क्वीन विक्टोरिया को। और इनकी जो पावर्स थी, जो चीफ कमिश्नर थे, उनके पास एफसीआर, जिसे हम कहते हैं फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, जिसके अंडर जो चीफ कमिश्नर था उसके पास जस्टिस करने की यानी कि इंसाफ करने की पावर भी थी, केसेस को सुनने की डायरेक्ट पावर थी, बजाय इसके कि पहले जो ट्राइबल लीडर्स थे, जैसे मैंने सरदार की बात की, तो उनके पास ये सिस्टम सारा था, जो डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन है वो सुनते थे। अब चीफ कमिश्नर के पास ये पावर्स आ गई और जुडिशियल जिसे हम पावर कहते हैं, फिर ट्राइबल लीडर्स जो है ना उनको बाईपास करना, उनको भी बाईपास करना था, लेकिन मेन मकसद ये था कि जो ट्राइबल लीडर के पास जो लीगल प्रोसेस उस वक्त एग्जिस्ट करता था ट्राइबल सेटअप के अंदर, उसको बाईपास करना होता था। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट उस वक्त हुई, लेकिन ये सिस्टम तकरीबन आप कह सकते हैं दो तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 60 ईयर्स ऑलमोस्ट चला है, 1887 से ऑनवर्ड 1947 तक। तो 60 साल के अंदर यही सिस्टम रहा, लेकिन इस दौरान जो एक ट्रेडिशनल सरदारी निज़ाम था वहाँ पर, ट्राइबल सेटअप था जो कि खान ऑफ कलात ऑपरेट करते थे, जिसके चीफ्टेन थे वो उसके अंदर बहुत रवायात ज़्यादा थी उसके अंदर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी इस किस्म की थी कि जो कम्पीट करता था सरदार के लिए, बाकायदा उसकी सिलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन होता था। तो उसको बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ता था, ब्रेवरी के हवाले से, ऑनेस्टी के हवाले से, उसके अपने कैरेक्टर के हवाले से, उसके जो सोशल क्लाउड था उसके हवाले से, लोगों के अंदर उठना-बैठना, फिर ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती थी। यानी कि आप उसके कैरेक्टर को जाँचा जाता था और फिर उसकी उसको इलेक्शन के अंदर उसको
कम्पीट कराया जाता, फिर लोग जिसको ज़्यादा या फिर जो सब क्लैन के जो लीडर्स थे, जिसको ज़्यादा वोट मिलते थे, वही बनता था। लेकिन अब ये जो ब्रिटिश ने सरदारी सिस्टम राज हुआ उसके गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके अंदर हमने देखा कि ये इन सरदारों को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया। उनको सिस्टम जो इलेक्शन का था वो फिर उनकी फैमिली के अंदर तक रह गया कि एक सरदार का बेटा ही सरदार बनेगा, अ, या नवाब का बेटा ही नवाब बनेगा। और इस चीज को उन्होंने एंजॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन ये फिर ये सिस्टम बहुत एक्सप्लॉयटेटिव हो गया। अब ये सरदार इनके पास ये पावर थी कि वो अपनी आर्मी भी बना सकते थे, तो उन्होंने अपनी आर्मियां रखनी शुरू कर दी। जब आर्मी आप अपनी लोकल रखना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके पास जो पावर है वो फिर बहुत ज़्यादा आ जाती है। फिर वो जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी के अंदर वो बढ़ती गई। सरदार का अपना लाइफस्टाइल वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट होता गया अपने बाकी अवाम के साथ, जिसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। और हम देखते हैं कि वही सिस्टम अभी तक 1947 के बाद तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कंटिन्यू किया है, इस चीज़ को जहन में रख के कि नवाबों और सरदारों को उनके साथ बैठ के प्रोविंस के ऊपर कंट्रोल करना बहुत इजी है, बजाय इसके कि आप अवाम को एम्पावर करें। उसकी एक बड़ी वजह है। बाकी सूबों में जो डेवलपमेंट है वो बलूचिस्तान में क्यों नहीं नज़र आती, और जो बाकी एजुकेशन का लेवल है वो बलूचिस्तान में क्यों नज़र नहीं आता, हेल्थ की फैसिलिटीज़ उस तरीके से नज़र क्यों नहीं आती, क्योंकि मकसद ये था कि अवाम जो है वहाँ के बलूचिस्तान के, उनको एम्पावर नहीं करना। एम्पावर करेंगे तो बलूचिस्तान तो सोने की चिड़िया है ना। और यही फार्मूला और यही मेन ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश के जहन में भी था, ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट के जहन में, कि अगर बलूचिस्तान को डेवलप कर दिया गया, उनको बढ़ा दिया गया, उनको फैसिलिटीज दे दी गई, तो फिर वहाँ से एक्सट्रैक्शन जो है वो नहीं कर सकेंगे मादनियात की, और वो जो जितने मिनरल्स वहाँ पर हैं। तो वो अपने 60 साल के दौरान भी वो यही काम करते रहे। उन्होंने सिर्फ स्ट्रेटेजिक रूट्स, जिससे सिर्फ कम्युनिकेशन होती थी, कम्युनिकेशन मतलब है कि आना जाना इजीली कर सकते थे। और जो बलूचिस्तान के अंदर जो एक ट्रेन का ट्रैक भी बना है जो कि चमन तक जाता है, और चमन से आगे फिर उसको अफगानिस्तान, वो बेसिकली एक ट्रेड रूट है। बाकी आप देखेंगे बलूचिस्तान में ज़्यादा एरियाज कनेक्टेड नहीं है ट्रेन के ज़रिए। तो सिर्फ अपनी ट्रेड को इजी रखने के लिए उन्होंने वहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजिक रूट्स बनाए, जैसे ईरान वाला रूट बनाया, तफ्तान वाला, और फिर इसी तरीके से चमन वाला बनाया, और कुछ और छोटे मोटे जो बॉर्डर हैं वहाँ बनाए, और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाया। लेकिन मेजॉरिटी बलूचिस्तान को उस वक्त भी, उन 60 सालों के दौरान भी पसमानदा रखा गया। लोगों के जो राइट्स थे उनको यूजर्व किया गया और उनको सप्रेस किया गया, और आज तक वो सिलसिला जारी है। और इसी वजह से पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने भी यही कॉलोनियलिज्म का जो एक जो संडेमन, जो रॉबर्ट ग्रुप संडेमन का बनाया हुआ फॉर्मूला था, और जो सिस्टम था, ये निज़ाम था, वही कंटिन्यू किया है। ये कॉलोनियल लेगेसी है जो कि हम कैरी ऑन कर रहे हैं। और वही नवाबों और सरदारों के साथ उनको इजीली उनके साथ डील करना वो बहुत आसान है। थोड़ी सी पावर देके, थोड़ी सी दौलत फैसिलिटेट करके, थोड़े से रिसोर्सेज देके उनको कंट्रोल करना बहुत आसान है। और बाकी अवाम के साथ क्या हो रहा है, वो वही कुछ हो रहा है जो अस्मा बीबी जतक के साथ हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी, लेकिन दरख्वास्त ये करूँगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ने के बाद।